हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल टैलेंटेड स्टूडेंट्स में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टेंस से रिलेटेड चीज़ बताऊंगा। जो बहुत सारे बच्चे टेंस बनाते हैं तो गलती करते हैं और टेंस के बारे में जानते भी नहीं कि टेंस है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में, और आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, टेंस का हिंदी होता है काल, यानी काल किसको बोलते हैं? समय। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल, यानी काल मतलब क्या होता है? समय होता है। अब बात आता है कि हम टेंस कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टेंस, टेकिंग टाइम टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया को करने में जो समय लगता है हम उसे क्या कहते हैं? काल। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। यानी कहता है कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। इसका हिंदी देखेंगे। काल कहते हैं, यानी टेंस के हिंदी क्या होता है? काल। यानी क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी टेकिंग टाइम टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड टेंस। अब आता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम सब का हिंदी भी जानेंगे क्योंकि हिंदी भी जानना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी हम जानेंगे। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? वर्तमान का। वर्तमान का। पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है? भविष्य का।
भविष्य का। यानी हम टेंस भी जान गए और काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार भी जान गए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस के हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब सारे का हम डिफाइन समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस होता क्या है। जब इसका हिंदी हम जान गए तो इसके बारे में हम डिफाइन भी जानेंगे, यानी इसका डिफिनेशन भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस अभी पढ़ेंगे, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही बहुत सारा समय देना है आपको सीखने के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को समझने में बहुत समय लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? यानी प्रेजेंट टेंस, द वर्क इज हैपेंड इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस का कहने का अर्थ है जो काम अभी हो रहा है, यानी वर्तमान समय में जारी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये वर्तमान समय में जारी है ना, तो द वर्क इज हैपेंड इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी भी जानेंगे, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी जानना इंपॉर्टेंट है। वर्तमान का जो काम वर्तमान समय में होता या जारी हो, यानी हो रहा हो या जारी हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन। दूसरा देखेंगे हम पास्ट टेंस। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दूसरा मेरा क्या था? पास्ट टेंस।
पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस एक बार इंग्लिश में देखेंगे, द वर्क वाज हैपेंड इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। यानी जो काम भूतकाल समय में समाप्त हो गया हो, यानी जो बीत गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जो काम बीत गया उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अब लास्ट एक मेरा है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। यस। फ्यूचर टेंस, द वर्क विल बी हैपेंड इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यानी इसका भी हिंदी समझ लेते हैं। टू मिनट के लिए वेट। भविष्य काल, यानी जो काम भविष्य समय में होने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है। कब होगा वह मुझे मालूम नहीं है। यानी भविष्य काल कहता है कि जो काम भविष्य समय में होने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। यानी आप टेंस जान गए, टेंस किसे कहते हैं ये भी जान गए, टेंस के कितने भेद है वो भी जान गए,
और सारे टेंस जो है उनके जो भेद है उनके सारे आप डिफाइन जान गए। अब हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस, तो जान गए ना। और प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका आप। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस बनाते कैसे हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे। बाकी पिछले वाला वीडियो जो था, ये जो हम बताए हुए थे, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाया। और आप जो हम बनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आप लोग को, उसमें आप लोग अच्छे से समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दूसरा नाम से क्या जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम तीन नाम से जानते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा नाम इसका क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। एक और इसका नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम कोई भी ट्रांसलेशन को बनाएंगे तो ये ना कि आपका अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना लिखकर प्रेजेंट इम्परफेक्ट दे दे, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट ना लिखकर बोल दे चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो आप ये मत सोचिए कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़े ही नहीं है, क्योंकि तीनों का नाम क्या होता है? एक ही होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहे तो, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक ही नाम होता है। उसके बाद चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस के चार हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट,
या सिंपल प्रेजेंट कहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहे। तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये रहा। अब हम सीखेंगे इन तीन टेंस को अब छोड़कर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों का कहने का अर्थ एक ही है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। अगेन इसके बारे में नहीं जानना है, तो चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस इसके बारे में बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहचान क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाया कैसे जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। पहचान यानी क्योंकि डॉक्टर के पास हम ही लोग खुद जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले किसी भी बीमारी को पहचानता है कि वह बीमारी है क्या और उसके अनुसार वो आपको दवा देता है। तो सेम वैसा ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे तब तो उसको ट्रांसलेट करेंगे ना इंग्लिश में। तो हम पहले इसको पहचान को देखते हैं कि यह है कौन सा टेंस, यानी तो सबसे पहले इसको बनाया कैसे जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इसके पहचान को हम देखते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, रहे तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं रहे तो हम उसे प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। यानी जो वाक्य है वो उसको हम समझ लिए कि उसके अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है दिख जाए, ती है, ते है, ता हूं, तो हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी हम इसको पहचान लिए। अब आता है इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को समझना। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। टेंस और सेंटेंस, टेंस और सेंटेंस में अंतर है।
टेंस और सेंटेंस, सेंटेंस में तो होता है वाक्य, तो हम तो टेंस के बारे में ना पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और टेंसे में आता है एक सेंटेंस। सेंटेंस आपका होता है एक तो अलग है, एक होता है आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, ये भी आपका क्या है, सेंटेंस है। और एक ये भी सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, असर्टिव सेंटेंस, ऑपेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। तो चलिए इन सारे का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। आपकी ग्रामर बुक में ये तो ऑब्जेक्ट आपने देखा है लेकिन कॉम्प्लीमेंट को नहीं देखा होगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट शब्द है आपके ग्रामर के बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसमें एक ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या टच प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस COM कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आता है नेगेटिव, के बाद आता है इंट्रोगेटिव। INT कहने का अर्थ लिखा हुआ है आपका इंट्रोगेटिव। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन। एक और आता है आपका WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, ये भी आपका सेंटेंस में आता है। इसको लिखते हैं सबसे पहले WH क्वेश्चंस प्लस डू या टच प्लस सब्जेक्ट प्लस verb1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन। यानी अभी आप लोग को सेंटेंस यानी टेंस और सेंटेंस में बताया ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH क्वेश्चंस। अफर्मेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस verb1 verb5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपका बार बार ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो हम कुछ समय के लिए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझ लेते हैं ताकि बनाने में हमको दिक्कत ना हो। क्योंकि सेंटेंस में वर्ब तो पहचान लेते हैं, सब्जेक्ट भी पहचान लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट पहचानना मुश्किल हो जाता है, ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट कि ऑब्जेक्ट कौन है और कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो चलिए हम इसके ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को भी पढ़ेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे।
ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के लिए हम कुछ समय के लिए वेट करते हैं। जब सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसमें आपका V1 और V5, यानी आप लोग वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़े होंगे। वर्ब फॉर्म्स यानी वर्ब फॉर्म्स यानी वर्ब के कितने रूप होते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं वर्ब के कितना रूप होता है, 5। एक देखते हैं वर्ब फॉर्म्स के बारे में। वर्ब फॉर्म्स जैसे मान ये आपका लिखा हुआ है गो, वेंट, गन, गोइंग, यानी ये आपका हो गया V1, V2, V3, V4 और V5। ये है आपके वर्ब फॉर्म्स। यानी गो क्या है, आपका वर्ब 1 है, गो का वर्ब 2 वेंट होता है, गो का वर्ब 3 गॉन होता है, गो का वर्ब 4 गोइंग होता है और गो का वर्ब 5 गोच होता है। हम वर्ब फॉर्म्स को भी समझ लिए। यानी एक इसमें बात क्लियर होता है कि गो का वर्ब फॉर्म यानी वर्ब 4 जो होता है उसमें हमेशा ING लगता है और वर्ब 5 में S या ES लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में V1 है और V5 है, यानी V1 और V5, यानी V1 ये होगा रहा ना आपका और V5। तो इसी के बारे में हम कुछ समझते हैं। आप लोग वर्ब फॉर्म्स के बारे में समझ गए, देखते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ V1 का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, इसमें पर्सन आ रहा है बार बार, यानी हम लोग पर्सन के बारे में अभी उतना नहीं जानेंगे क्योंकि पर्सन को अभी नहीं पढ़ना है। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ V1 का प्रयोग होता है। अब चलिए फर्स्ट पर्सन है क्या आपका और सेकेंड पर्सन में आते क्या क्या है। देखिए फर्स्ट पर्सन में आपका आता है I, लेकिन I का प्लूरल क्या होता है, वी। सेकेंड पर्सन में आता है यू और यू का प्लूरल भी क्या होता है, यूवी होता है। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे I, V, यू, यू। उसके बाद बोला है ना यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ V1 का प्रयोग होता है। अब देखिए दे, इसमें एक और बात ध्यान देना है आपको कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ V1 का तो प्रयोग होता है, लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है V1 का। अब देखते हैं V5 का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। V1 हो गया, यानी देखिए तो V1 में आपका S लगा है, नहीं ना लगा है, यानी V1 आपका यही है। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ V1 का प्रयोग होता है, यानी I के साथ हमेशा कभी भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे, यानी उसमें हम S या ES का प्रयोग नहीं करेंगे।
इसको लिख लिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक आता है थर्ड पर्सन। इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन के साथ भी पाई का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होता है? V5 का। यानी ये V1 और V5 दोनों का प्रयोग जान गए। एक नोट लिखते हैं, नोट ध्यान देते हैं हम। नोट में यह है कि V1 में S या ES का प्रयोग नहीं किया जाता है। V5 में S या ES का प्रयोग किया जाता है। नोट, V1 में S या ES का प्रयोग नहीं किया जाता है और V5 में S या ES का प्रयोग किया जाता है। हम ऊपर पढ़ रहे थे थर्ड पर्सन के साथ V5 का हम प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड पर्सन में आते क्या है। थर्ड पर्सन में आता क्या क्या है? ही, सी, इट या सिंगुलर नेम। इन सब के साथ थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट या सिंगुलर नेम। यानी इन सब के साथ भर में एस या एस का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन आपके हैं क्या? तो ही, सी, इट या सिंगुलर नेम जैसे कि राम हो गया। इन सब के साथ भर में एस या ES का प्रयोग हम करते हैं। यानी ये भी समझ गए कहाँ पे V1 और कहाँ पे V5 का प्रयोग होता है। यानी V1 में S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, V5 में S या ES का प्रयोग किया जाता है। तो V5 यानी कहने का अर्थ है थर्ड पर्सन। यानी थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम भर में S या ES का प्रयोग करेंगे। यानी ये भी समझ गए V1 V5। अब आपका आता है, हम बोले थे ना कि 2 मिनट के लिए हम वेट करते हैं। अब हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो देखते हैं, चलिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, जो वाक्य को क्या करता है, पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, पूरक। यानी हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि यानी सेंटेंस से हमको ऑब्जेक्ट पहचाना है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी वाक्य में जब हम व्हाट या whom लगाकर प्रश्न करते हैं तो उसका जो यानी रिजल्ट निकलता है तो हम समझते हैं वो ऑब्जेक्ट है। देखिए, ऑब्जेक्ट अगर किसी वाक्य में जब हम व्हाट या whom लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उसका परिणाम यानी रिजल्ट निकलता है तो हम समझते हैं वो ऑब्जेक्ट है। इसका ट्रांसलेशन समझेंगे। एक देखते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट निकल रहा है कि नहीं। एक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है शी टीचेज मी। अब जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए राम, एक नंबर ट्रांसलेशन में राम प्ले, राम प्ले यानी राम खेलता है। इसका हिंदी क्या हुआ। अब देखिए राम प्ले लिखा हुआ है यानी ये सेंटेंस सही नहीं है, राम प्लेज होगा, क्योंकि अभी ने बताया है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं, तो प्लेज में आपका एस लगता है, इसलिए राम प्लेज। यानी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें देखते हैं इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं। यानी राम प्लेज, इसका हिंदी हुआ राम खेलता है, राम खेलता है। और ये बात बताए गए थे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है तो वह आपका कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसमें ता है यानी हम समझ भी गए कि राम प्लेज है, जो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसमें हमको पता करना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में खुद बता दिए हैं। एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं व्हाट, एक शब्द आया हम लोग के में व्हाट और whom, व्हाट
और हूँ। इसका हिंदी आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। हूँ। वाट मतलब होता है क्या। किस या किसको। अब देखिए राम प्लेज, राम खेलता है, क्या खेलता है। चलिए हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। राम खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है कि बैडमिंटन खेलता है, क्या खेलता है। इस सेंटेंस में कोई चीज इंडिकेट किया, नहीं इंडिकेट किया। इस सेंटेंस में जब आपका कोई चीज इंडिकेट किया ही नहीं, यानी कहने का अर्थ है इसमें ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। राम प्लेज यानी राम खेलता है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा आता है इसमें, देखेंगे दूसरा सेंटेंस, सी TEACHES, टीचेज। इसका हिंदी होता है वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे सी टीचेज में यानी वह मुझे पढ़ाती है। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं। चलिए तो हम ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या बताए हुए हैं, व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करते हैं। तो देखिए वह मुझे पढ़ाती है यानी वह क्या पढ़ा, वह क्या पढ़ाती है। इसमें कोई सेंटेंस निकल रहा है, कुछ भी अर्थ निकल रहा है। वह पढ़ाती है यानी वह क्या पढ़ाती है, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन वह किसको पढ़ाती है, सेंटेंस में देखेंगे सी टीचर में है, यानी जब इसमें हम व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं तो इसमें कोई आपका अर्थ नहीं निकलता है। सी टीचर में वह क्या पढ़ाती है, तो इसमें रहता मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, तब तो ऑब्जेक्ट रहता, ऑब्जेक्ट निकलता। लेकिन जब हम व्हाट लगाकर प्रश्न कर रहे हैं तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं निकल रहा है। लेकिन हुम लगाकर प्रश्न करते हैं क्योंकि दो है, व्हाट और हुम। जब व्हाट से ना लिख ले तो हुम लगाकर देखेंगे, जब हुम से पता ना हो तो और व्हाट लगाकर देखेंगे। तो चलिए हम हुम लगाकर प्रश्न करते हैं। वह मुझे पढ़ाती है, वह किसको पढ़ाती है, वह किसको पढ़ाती है, तो मुझे। किसको पढ़ाती है, मुझे। यानी इसमें आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा, मी। यानी इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुझे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुझे। यानी वह किसको पढ़ाती है, तो मुझे पढ़ाती है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं एक, राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट यानी इसका हिंदी हुआ राम क्रिकेट खेलता है। राम प्लेज क्रिकेट यानी राम क्रिकेट खेलता है। चलिए हम व्हाट लगा प्रश्न करते हैं। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में हम देखते हैं आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं। राम प्लेज क्रिकेट यानी राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या खेलता है। चलिए व्हाट लगा कर प्रश्न करते हैं इसमें, इस सेंटेंस में राम क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट। यानी ऑब्जेक्ट मालूम चल गया ना, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या आपका, क्रिकेट है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्रिकेट। यानी यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाह। यानी आपको ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको ऑब्जेक्ट पहचानने नहीं आ रहा है। बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाए हैं। अब देखिए अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक आपका सेंटेंस दिया हुआ है, सी टीचर में, इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट था तो इसको हम लिख सकते थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन
जब आपके वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रहे तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आपके वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए आपका हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहते हैं तो वहां पे वो आपको क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम तो किसके बारे में समझे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल समझ लिए। लेकिन एक आता है कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सेंटेंस को क्या करता है, पूरा करता है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम आपको कुछ डिटेल बता दें। चलिए, ये तो रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह से कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसको मिटाते हैं अब हम। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, जो वाक्य को पूरा कर दे। जैसे एक हम वाक्य लेते हैं, इसमें फर्स्ट वाक्य है मेरा, एवरीडे, यानी एक सेंटेंस है, राम गोज टू स्कूल एवरीडे। इसका हिंदी हुआ, राम प्रतिदिन राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यानी राम गोज टू स्कूल एवरीडे। राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का अगर नहीं रहे तो आपका ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं। यानी ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट राम हो गया, उसके बाद जाना यानी जाता है, यानी ये आपका हो गया वर्ब। ठीक है, अब सब्जेक्ट भी हम पहचान लिए, वर्ब भी पहचान लिए। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए बताया ना, क्या लगाकर प्रश्न करने के लिए, या किसको लगाकर प्रश्न करने के लिए, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है, तो राम गोज टू स्कूल एवरीडे, यानी आपका ऑब्जेक्ट इसमें हो जाएगा विद्यालय। ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट भी हो गया आपका, ऑब्जेक्ट भी हो गया और वर्ब भी हो गया। लेकिन आपका बच क्या गया, लास्ट में हम लिखवाए थे ना, जब स्ट्रक्चर लिखवा रहे थे तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यही आपका बच गया, यही हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। यानी यह पूरा कर दे रहा है। राम यानी राम लिख दिए, उसके बाद वर्ब था तो गोज टू स्कूल और एवरीडे, यानी राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। यानी अब कॉम्प्लीमेंट समझ गए, जो लास्ट में बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब हम
यानी इन सारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने सारे चीज थे इन सबको बता दिए हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें एक बात और ध्यान देना है कि इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन में अंतर होता है। इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमका लिख रहे हैं, क्या मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। और एक और क्वेश्चन है, मैं प्रतिदिन तो आपको देख रहे हैं ना वाक्य, क्या मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं और मैं प्रतिदिन विद्यालय कहाँ जाता हूं। तो WH क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में अंतर है। WH इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में क्या हमेशा सेंटेंस के पहले रहता है और WH क्वेश्चंस में क्या, वेयर, मतलब हाउ का, ये सारे जो होते हैं वाक्य के अंदर रहते हैं। देखिए तो मैं प्रतिदिन विद्यालय कहाँ जाता हूँ, यानी ये आपका कौन सा है, इंटरोगेटिव नहीं है क्या, तो ये WH क्वेश्चंस है, क्योंकि WH क्वेश्चंस सेंटेंस के अंदर आता है और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस सेंटेंस के पहले रहता है। तो आप अंतर समझ गए ना, डिफरेंस। डिफरेंस इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन से यहाँ पर लिख भी देते हैं। ये आपका रहा इंटरोगेटिव और ये आपका रहा WH क्वेश्चन। यानी आपको अब इंटरोगेटिव में और WH क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जितने सारे रिलेटेड हैं उन सब के बारे में हम एक एक करके आपके सामने चर्चा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते कैसे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपका रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक इस पे एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ राम प्रतिदिन आम खाता है, और इसको हम बनाएंगे कैसे। ये तो फर्स्ट राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम लिखते हैं यानी राम, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, V1 या V5। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम वर्ब खोजेंगे, यानी वर्ब है कहाँ, तो खाता, यानी हम चलिए लिख दिए EAT, इट।
राम इट लिखे, लेकिन क्या बोला है, वर्ब 1 और वर्ब 5। तो सबसे पहले देखिए जो राम है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो हम बताए ना थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो राम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी हम वर्ब में क्या लगा देंगे, एस या ईएस। तो इट के साथ हमेशा एस लगता है, इसलिए आपका हो जाएगा राम इट्स। अब देखिए उसके बाद बचता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो राम प्रतिदिन आम खाता है, तो हम इसमें पहचानेंगे ऑब्जेक्ट है क्या। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम बताए ना व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करते हैं। तो राम प्रतिदिन क्या खाता है, आम खाता है, यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैंगो। तो राम इट्स मैंगो, मैंगो। अब आपका बच गया क्या, प्रतिदिन, यानी इसमें भी कॉम्प्लीमेंट। और आपको बताया ना कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस में क्या होता है, बच जाते हैं वाक्य, मतलब शब्द, उनको हम लास्ट में लिख देते हैं, वही आपका क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो राम इट्स मैंगो एवरीडे, यानी राम प्रतिदिन आम खाता है, यानी राम इट्स मैंगो एवरीडे। कितना अच्छा से समझ आ गया आप लोग का। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। अफर्मेटिव हम समझ गया है कि अफर्मेटिव क्या है। अब दूसरा स्टार्ट हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका हिंदी लिखते हैं। हिंदी इसका हुआ राम। अब एक देखते हैं, राम प्रतिदिन आम नहीं खाता है। नेगेटिव सेंटेंस है ना। कैसे नेगेटिव सेंटेंस पहचाने, क्योंकि इसमें क्या लग गया है, नहीं। अगर जिस वाक्य में नहीं नहीं लगा रहा है तो उसको हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी जिसमें नहीं नहीं लगा हो। जैसे राम प्रतिदिन आम खाता है, इसमें तो नहीं नहीं लगा है, लेकिन राम प्रतिदिन आम नहीं खाता है, इसमें आपका क्या आ गया, नहीं आ गया ना। तो इसको देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। राम प्रतिदिन आम नहीं खाता, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, राम। क्या लिख दिया है, राम। ठीक है। उसके बाद डू या डज। तो डू या डज, यानी डू या डज का प्रयोग करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन है, क्योंकि हम डू या डज का प्रयोग किसके अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम आपका क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डू या डज का प्रयोग होता है। डू का प्रयोग नहीं, क्या चीज का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। नोट में आप लिख लेंगे थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होता है। और थर्ड पर्सन आपको लिखवा भी दिए थे कि थर्ड पर्सन है क्या, जैसे he से इट, जो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर। तो देखिए तो राम आपका क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, डज। जब कभी भी
डू या डज का प्रयोग करना हो तो हम वर्ब के अनुसार नहीं करेंगे, किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार ही हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो राम प्रतिदिन आम नहीं खाता है, यानी हम समझ गए कि सबसे पहले तो हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि इसमें ता लगा है। तो ता लगाते ये हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कौन सा है, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट राम, और सब्जेक्ट के अनुसार हम डज का प्रयोग करते हैं, यानी डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम है, और राम आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डज। तो राम डज। उसके बाद 2 मिनट, इसमें आपका एक नेगेटिव में नॉट छुड़ा हुआ है ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, सॉरी, नॉट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी राम डज नॉट। क्या बोला है, वर्ब वन, यानी इट क्या है, और आपको हम वर्ब फॉर्म्स बताए थे, इट, यानी आपका क्या हो गया, वर्ब वन हो गया था, राम डज नॉट इट। अब उसके बाद हमको क्या देखना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए भी हम आपको बता दिए थे कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आम है आपका, राम डज नॉट ईट मैंगो। अब बच क्या गया आपका, कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सेंटेंस को पूरा करता है, यानी प्रतिदिन, यानी एवरीडे। यानी ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये तो आपका नॉट हो गया, ये रहा आपका वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका, यानी इन सारे चीज का अगर मेरे पास ज्ञान है तो आपका ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर इन सारे चीज में से अगर किसी भी चीज का आपका ज्ञान नहीं होता है तो आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गलत। अब हमको ऑब्जेक्टिव पहचानने नहीं आता, जैसे मैंने पिछले बताया ना कि ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे सी टीचर्स में बताया थे आपको कि वह मुझे पढ़ाती, अगर ऑब्जेक्ट का ज्ञान नहीं रहता था आप क्या बोलते कि इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम नेगेटिव भी देख लिए। अब मेरा 2 और बच गया, यानी इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और एक इसमें और आपको बता दूं कि ये थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होता है और डू का प्रयोग और फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आपका क्या था वो हम आपको लिखवा दिए हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन के बारे में। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितना सारा चीज हम लोग बस मैं जाता हूँ और मैं खाता हूँ बस ये बना लेते हैं, और जब आगे इसमें ही इसी का अगर अलग से ट्रांसलेशन दिया जाता है तो वो हमसे गलत हो जाता है। नहीं, तो इन सारे चीज़ का मेरे पास ज्ञान नहीं रहता है हम लोगों के पास, कि इसीलिए ट्रांसलेशन नहीं बन पाता है। तीसरा आप देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ये ट्रांसलेशन है, इसमें क्या लगा देते हैं। क्या मोहन और सोहन प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं? देखिए, क्या मोहन और सोहन प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं, और हम आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन पहचानने का तरीका भी बता दिए थे कि वह सेंटेंस के पहले होता है, यानी क्या मोहन और सोहन प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे कैसे। अब देखिए, और हम आपको पहले ही बताए थे कि डू या डज का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो मोहन और सोहन, यानी ये दोनों क्या हो गया आपका, यानी ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोहन और सोहन दोनों आपका क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन ये ध्यान देना है कि अब मोहन और सोहन ये तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इनके साथ डू का प्रयोग करेंगे कि डज। तो देखिए, तो मोहन और सोहन ये क्या हो गया, प्लुरल हो गया। क्या हो गया, प्लुरल। तो प्लुरल के लिए हमेशा डू का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। तो मोहन और सोहन, यानी हम समझ गए कि ये प्लुरल हो गए, तो प्लुरल के लिए हम क्या चीज का प्रयोग कर देंगे, डू का, यानी डू मोहन एंड, ये नेम है मोहन और सोहन नाम है, इसीलिए इनका जो पहला लेटर है वह क्या है, कैपिटल। तो डू मोहन एंड सोहन। अब उसके बाद देख, हम तो डू भी दगा दिए, सब्जेक्ट भी देख लिए। अब उसके बाद वर्ब देखेंगे, यानी पढ़ना। और क्या बोला है, वर्ब 1 यानी रीड। डू मोहन एंड सोहन रीड। उसके बाद क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या मोहन और सोहन प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं, यानी मोहन और सोहन प्रतिदिन क्या पढ़ते हैं, तो किताब। यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो डू मोहन और सोहन रीड बुक। अब क्या बच गया, कॉम्प्लीमेंट, यानी ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, यानी एवरीडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स हम लगा देंगे। यानी इसका आंसर क्या हो गया, डू मोहन एंड सोहन रीड बुक एवरीडे। यानी हम ये रहा मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद लास्ट है WH क्वेश्चंस। मोहन और सोहन मोहन और सोहन प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाते हैं।
देखिए तो ये WH क्वेश्चन, और बता दें ना WH क्वेश्चन हमेशा सेंटेंस के भीतर होता है। तो WH क्वेश्चन का इसका स्ट्रक्चर हम नहीं लिख पाए हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख देते हैं। WH क्वेश्चन, इसमें WH क्वेश्चन क्या है आपका? क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई। चलिए लिख दिए। उसके बाद डू या डज, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि हम डू या डज का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका क्या है? मोहन और सोहन। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका? सब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी मोहन और सोहन, और मोहन और सोहन आपका क्या होगा? प्लुरल होगा है। तो आपको पता है ना प्लुरल के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, तो वाई डू। मोहन एंड सोहन, वाई डू मोहन एंड सोहन। अब उसके बाद हम देखेंगे वर्ब। तो देखिए पढ़ने और जाते हैं, तो सबसे पहले हम लास्ट वाला वर्ब का यूटिलाइज करेंगे। तो जाते हैं ना, तो वाई डू मोहन एंड सोहन यानी ये जाते हैं पढ़ने, यानी इसका यूटिलाइज करते हैं वर्ब का। वाई डू मोहन एंड सोहन रीड। उसके बाद क्या होगा? जाते हैं, यानी ये वाला वर्ब का, और ये भी आपका वर्ब ही है, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड में यूज करेंगे इसका। तो वाई डू मोहन एंड सोहन रीड। उसके बाद गो, वाई डू मोहन एंड सोहन रीड गो टू स्कूल एवरी डे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। वाई डू मोहन एंड सोहन रीड गो टू स्कूल एवरी डे, यानी मोहन और सोहन प्रतिदिन विद्यालय पढ़ने क्यों जाते हैं। यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारे मतलब स्ट्रक्चर थे उनको पढ़ लिया और उनको समझ लिए। अगर आप मेरे वीडियो में, आप मेरे अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास वह तुरंत वीडियो पहुंच जाए। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले मेरा अपडेट आपके पास पहुंचे और आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सके, ताकि आपका लाइफ आगे अच्छा से बन सके।